गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी भ्रूणीय प्रेरण, और उसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 24 नंबर। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेमेन, स्पेमेन के प्रयोग। ठीक है, स्पेमेन के क्या पढ़ रहे थे? प्रयोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था जो स्पेमेन के द्वारा दिया गया था। आज अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड की अपन बात करते हैं जो स्पेमेन ने दिया था। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, पहले आप लोग डायग्राम बनाइएगा इसका। डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा।
ये है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। इधर ये होगा बूस्ट्रक। ये है बूस्ट्रक। डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे? एक्सपेरिमेंट सेटिंग ऑफ द स्पेमेन। अब देखिएगा सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पेमेन ने न्यूट के अंडे को, किसको? न्यूट के अंडे को, ध्यान रखिएगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पेमेन ने न्यूट के अंडे को इस प्रकार से बांधा कि यह सक्रिय और अक्रिय गोलार्ध के अंदर डिवाइड हो जाए। मैंने आपको बताया था किसी भी एग के अंदर दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक तो होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल को क्या बोलते हैं? जंतु गोलार्ध या सक्रिय ध्रुव बोलते हैं। जबकि वेजिटल पोल को क्या बोलते हैं? अक्रिय ध्रुव कहा जाता है। वेजिटल पोल को क्या बोलते हैं? अक्रिय ध्रुव कहा जाता है। अब देखिएगा एनिमल पोल की तरफ क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म और इसके अलावा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और अक्रिय गोलार्ध की तरफ क्या पाया जाता है? यौग पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पेमेन ने एग यानी न्यूट का जो अंडा था उसको इस प्रकार से बांधा कि यह सक्रिय गोलार्ध यानी एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अंदर क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। और इन दोनों भागों के मध्य कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए किसी प्रकार का मार्ग नहीं रखा। यानी इस अंडे को क्या कर दिया? उन्होंने कस के बांध दिया ताकि सक्रिय गोलार्ध और अक्रिय गोलार्ध के मध्य किसी प्रकार का क्या ना हो? कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान न हो। और उन्होंने ग्रे क्रिसेंट को किस तरफ रखा? यानी न्यूक्लियस बोल सकते हो कि न्यूक्लियस को किस तरफ रखा गया? सक्रिय ध्रुव की ओर रखा गया, यानी किस तरफ? एनिमल पोल की तरफ रखा गया।
तो एग को इस प्रकार बांध दिया जिससे कि एनिमल को वेजिटल पोल के अंदर विभाजित हो जाए और इन दोनों भागों के मध्य किसी प्रकार का संक्रामक मार्ग नहीं दिखा। किसके लिए? कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए। और न्यूक्लियस को भी किसकी तरफ रखा उन्होंने? एनिमल पोल की तरफ रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस भाग के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित था, यानी कहने का मीन ये है कि एनिमल पोल में न्यूक्लियस उपस्थित होने के कारण उसमें क्लीवेज यानी विदलन की क्रिया क्या हो चुकी थी? प्रारंभ हो चुकी थी। इस प्रकार न्यूक्लियस में विदलन होने के परिणाम स्वरूप आप सभी जानते हो कि जब एक कोशिका के अंदर विदलन होता है तो कितनी बनती है? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 कोशिका अवस्था को अपन मोरुला बोलते हैं। 16 कोशिका में वापस से क्लीवेज हुआ तो 32 कोशिकाएं, 32 में गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के द्वारा गेस्ट्रुला और जब ब्लास्टुला में गेस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तो ये बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो 3 प्राथमिक जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये चलकर भ्रूण के विभिन्न अंगों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कहने का मीन ये है कि इस भाग एनिमल पोल में न्यूक्लियस उपस्थित होने के कारण विदलन की क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और यह भाग आगे परिवर्तित होकर एक नॉर्मल एम्ब्रियो का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। किसका? नॉर्मल एम्ब्रियो यानी एक सामान्य भ्रूण का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। जबकि वेजिटल पोल के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित नहीं था। अब आप सभी जानते हो कि न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होने के कारण अगर न्यूक्लियस न भी उपस्थित हो तो भी चलेगा, पर इसके दोनों के मध्य कोई संक्रामक मार्ग उपस्थित हो जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य का क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए। लेकिन उन्होंने दोनों ही कंडीशन इसके लिए नहीं रखी, न तो इन दोनों के मध्य कोई कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए कोई मार्ग रखा और न ही इस भाग के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित था। ठीक है, इस प्रकार से न्यूक्लियस भी एब्सेंट था और कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान भी नहीं हो रहा था, जिसके कारण इस वेजिटल पोल के अंदर किसी भी प्रकार की विदलन की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। इस प्रकार विदलन की क्रिया प्रारंभ नहीं होने के कारण जो ये अविभेदित कोशिकाएं होती है ये एक समूह के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको क्या बोलते हैं? बूस्ट्रक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बूस्ट्रक कहा जाता है। बूस्ट्रक को जर्मन भाषा के अंदर तोंद का टुकड़ा, तूंद बोल सकते हो, भाषा में क्या बोलते हैं? तूंद का टुकड़ा यानी बेली पीस बोला जाता है, यानी तूंद का टुकड़ा। ध्यान रखिएगा, बूस्ट्रक क्या होता है? ये वेजिटल पोल के अंदर विदलन की क्रिया प्रारंभ नहीं होने के कारण ये अविभेदित जो कोशिकाएं होती है वो एक समूह बना लेती है। इस प्रकार इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को बूस्ट्रक कहा जाता है और बूस्ट्रक को जर्मन भाषा में अर्थ होता है बूस्ट्रक का तूंद का टुकड़ा। आगे अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। तीसरा एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का था उसकी अपन बात करते हैं। अब देखिएगा, थर्ड अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो देखिएगा, तीसरे एक्सपेरिमेंट यानी तीसरे प्रयोग के अंदर स्पेमेन ने ब्लास्टुलेशन और गेस्ट्रुलेशन के महत्व का क्या किया? अध्ययन किया। किसका अध्ययन? ब्लास्टुलेशन और गेस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुलेशन और गेस्ट्रुलेशन के महत्व का क्या किया? अध्ययन किया। किसने? स्पेमेन ने तीसरे प्रयोग के अंदर ब्लास्टुलेशन और गेस्ट्रुलेशन के महत्व का अध्ययन किया।
तो देखिएगा तीसरे प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया कि गेस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर की, गेस्ट्रुला के इसकी ब्लास्टोपोर की जो डोर्सल लिप होती है, आप सभी जानते हो ये क्या है, डोर्सल, और ये क्या होती है, वेंट्रल, और ये दोनों साइड वाली क्या होती है, लैटरल होती है। तो स्पेमेन ने क्या किया कि ये मान लीजिए कोई गेस्ट्रुला है, क्या है, गेस्ट्रुला है, इधर इसके क्या है, ये ब्लास्टोपोर है, कोई मतलब छिद्रनुमा संरचना है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। तो स्पेमेन ने क्या किया था कि इस ब्लास्टोपोर की जो डोर्सल लिप थी, यानी ऊपर वाली जो तह थी, ठीक है, उस डोर्सल लिप को हटाया, किसको हटाया, डोर्सल लिप को हटाया, ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप को क्या किया उन्होंने, हटाया। तो इस डोर्सल लिप को हटाकर उन्होंने दूसरे गेस्ट्रुला की इस डोर्सल लिप पर क्या कर दिया, इसको प्रत्यारोपित कर दिया। ध्यान रखिएगा, स्पेमेन ने तीसरे प्रयोग के अंदर एक गेस्ट्रुला लिया, इस गेस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप को हटाया। मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कोई गेस्ट्रुला है, इसकी क्या है, ये डोर्सल लिप, डोर्सल लिप। ये कोई दूसरा गेस्ट्रुला है जिसकी क्या है, ये डोर्सल लिप। अब देखिएगा स्पेमेन ने क्या किया, जो प्रथम गेस्ट्रुला था उसकी ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप को हटाया, यहां से क्या कर लिया, उसको हटा दिया, और दूसरे गेस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप पर उसको क्या कर दिया, इसको प्रत्यारोपित कर दिया, क्या कर दिया, इसको प्रत्यारोपित कर दिया, यानी ट्रांसप्लांट कर दिया। अब प्रत्यारोपित करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये डोर्सल जो लिप होती है, ये इनवेजिनेशन यानी अंतर्वलन की क्रिया के द्वारा एक कंप्लीट एम्ब्रियो का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। इन्वेजिनेशन की क्रिया के द्वारा कंप्लीट एम्ब्रियो का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। इस प्रकार स्पेमेन ने बताया कि इस प्रकार जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो में वे सभी अंग उपस्थित होते हैं जो एक नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर सारे के सारे अंग उपस्थित होते हैं जो अपन को एक सामान्य एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था थर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्पेमेन ने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे, तीनों आपको बता दिए गए हैं। आगे बात करते हैं अपन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की। अगला जो हमारा न्यू पॉइंट है वो क्या रहेगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यानी प्राथमिक संगठक। अगला न्यू पॉइंट है अपना प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, प्राथमिक संगठक, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यानी प्राथमिक संगठक। अब देखिएगा सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजर क्या होता है वो देखिएगा। ऑर्गेनाइजर यानी संगठक क्या होता है। अभी स्पेमेन ने जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था, अब देखिएगा ऑर्गेनाइजर यानी संगठक क्या होता है। अभी आपने स्पेमेन का थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, स्पेमेन का क्या पढ़ा था आपने, थर्ड एक्सपेरिमेंट यानी तीसरा प्रयोग पढ़ा था। तो इस तीसरे प्रयोग के दौरान आपने जो देखा था कि स्पेमेन ने गेस्ट्रुला था उसकी ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप को लिया था, ठीक है। इस डोर्सल लिप को दूसरे गेस्ट्रुला की डोर्सल लिप पर क्या कर दिया,
स्थानांतरित कर दिया। तो ये डोर्सल लिप होती है इनवेजिनेटेड होकर एक कंप्लीट एम्ब्रियो का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। क्योंकि इस डोर्सल लिप के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि कंप्लीट एम्ब्रियो को क्या कर सकती है, विकसित कर सकती है। तो देखिएगा स्पेमेन ने क्या बताया, स्पेमेन ने जो गेस्ट्रुला था उसकी ब्लास्टोपोर की डोर्सल लिप को संगठन। अब देखिएगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यानी प्राथमिक संगठक क्या होता है। हमने पढ़ा था स्पेमेन नामक वैज्ञानिक ने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था उस दौरान उन्होंने क्या बताया कि जो ब्लास्टुला या फिर गेस्ट्रुला का जो ब्लास्टोपोर है उसकी डोर्सल लिप को उन्होंने ऑर्गेनाइजर नाम दिया, ध्यान रखिएगा ब्लास्टुला की जो डोर्सल लिप थी या गेस्ट्रुला की जो डोर्सल लिप थी उसको कौन सी, ब्लास्टुला की जो ब्लास्टोपोर की जो डोर्सल लिप थी उसको ऑर्गेनाइजर नाम दिया। और इस ऑर्गेनाइजर के अंदर एक पूर्ण भ्रूण विकसित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस ऑर्गेनाइजर यानी संगठक के अंदर एक पूर्ण यानी कंप्लीट भ्रूण विकसित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इसलिए इसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यानी प्राथमिक संगठक कहा जाता है। ठीक है, आगे सेकेंडरी टर्सरी संगठक भी आएंगे। आप सभी जानते हो कि जो एक्टोड्रम है वो नोटोकॉर्ड के प्रभाव से किसमें परिवर्तित हो गई थी, आंख और ब्रेन के अंदर परिवर्तित हो गई थी। इस प्रकार ये अंगों के निर्माण की जो श्रृंखला होती है वो चलती आगे से आगे चलती जाती है और इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के बाद अगला जो अपना पॉइंट है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यानी प्राथमिक संगठक के लक्षण या संगठक की विशेषताएं। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की क्या विशेषताएं होती है वो देखिएगा। फर्स्ट अपन विशेषता की बात करें तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के अंदर यानी प्राथमिक संगठक के अंदर संपूर्ण एम्ब्रियो को विकसित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो फर्स्ट क्या विशेषता होती है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में संपूर्ण भ्रूण को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। संपूर्ण भ्रूण को विकसित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। सेकंड, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में स्वयं संगठन तथा विभेदन की क्षमता पाई जाती है। विभेदन की क्षमता पाई जाती है। अगला देखिएगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में स्वयं को प्रेरित करने के साथ साथ पार्श्व वाली सेल्स
को भी सेल्स को भी प्रेरित करने की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा फोर्थ नंबर, ऑर्गेनाइजर के सभी गुण, ऑर्गेनाइजर के सभी गुण एग के कोर्टेक्स भाग में, एग के कोर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, यदि एग के कोर्टेक्स भाग को हटा दिया जाए तो कंप्लीट एम्ब्रियो का, हटा दिया जाए तो संपूर्ण भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता, फिफ्थ देखिएगा, वे सेल्स जो कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को चारों ओर से घेरे हुए रहती है, वे सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का कार्य करती है, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का कार्य करती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, यानी प्राथमिक ऑर्गेनाइजर की विशेषताएं। तो पहली क्या थी, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में संपूर्ण भ्रूण को विकसित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। सेकंड देखिएगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में स्वयं संगठन और विभेदन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। थर्ड देखिएगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में स्वयं को प्रेरित करने के साथ साथ पार्श्व वाली कोशिकाओं को भी प्रेरित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। फोर्थ देखिएगा, ऑर्गेनाइजर के सभी गुण, ठीक है, एग के कोर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। यदि इस एग के कोर्टेक्स भाग को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भ्रूण का निर्माण नहीं होता। और अगला लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वे कोशिकाएं जो कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को चारों ओर से क्या हुए रहती है, चारों ओर से इस प्रकार कवर किए हुए रहती है, उसको वे किसका कार्य करती है, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर नहीं, सेकेंडरी इंडक्टर का कार्य करती है, सेकेंडरी इंडक्टर का क्या करती है, कार्य करती है, यानी द्वितीयक प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन, यानी इंडक्शन के प्रकारों की।
तो आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन यानी प्रेरण के प्रकारों की।